हमारा EPS 95 आंदोलन दोनों हाथ करके, हमारा EPS 95 आंदोलन, हमारा EPS 95 आंदोलन। दिल्ली के हमारे प्रभावशाली प्रतिभाशाली जो पदाधिकारी हैं, आप बहुत जल्दी छोटे से कॉल पे आ गए। आप सबके प्रति एक बार हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। एक आवश्यक सूचना है, माननीय कमांडर साहब महाराष्ट्र निकल चुके हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कल मैंने उन्हें बताया थे आप मत आइए, इसलिए मैं कल अकेला आ गया यहाँ। वहाँ से कल मैंने यात्रा शुरू की, आज यहाँ पहुँचा। अभी थोड़ी देर पहले माननीय कमांडर साहब ने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ रहना उचित नहीं लग रहा है, बाकी आंदोलन होते रहेंगे और मैं तो दिल्ली में ही आप सबके साथ में रहूँगा, रहना चाहता हूँ। तो वहाँ से थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कमांडर साहब निकल चुके हैं, कल शाम तक वहाँ पहुँचेंगे। उनके ही नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में 11 तारीख का आंदोलन किया जाएगा। जिलाधिकारी जो कार्यालय है उसके ऊपर भी ज्ञापन दिया जाएगा, अनशन किया जाएगा और EPFO कार्यालय पे घेराव किया जाएगा, क्योंकि हमारी मूल रकम तो वही फंसी हुई है। जो हमारे कमांडर साहब है उनकी अगुवाई में हमारा 11 तारीख का जो सम्मेलन है वो हमारा सफल होगा और सफल हो रहा है। अनशन 11 तारीख को जो हमारा अनशन है वो हम उसमें बैठेंगे और वो हमारा सफल होगा। हमारा पूरी उम्मीद, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ये मांगे पूरी हो जाएंगी। आपसे सवाल छोटा सा बनता, कमांडर साहब पे आपको पूरा भरोसा है अभी तक? जी पूरा भरोसा सर। 8 साल से अभी तक हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और हमारा पूरा सफलता की तरफ ही हमारा कदम है ये। कमांडर साहब के एक आवाज पे लाखों लोग इकट्ठा होंगे क्या? बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। कमांडर साहब की अगुवाई में लड़ी जाएगी? बिल्कुल लड़ी जाएगी सर, उन्हीं की अगुवाई में हम यहाँ तक पहुँचे हैं और बिल्कुल ये आखिरी जगह पे आ गए हैं। बिल्कुल ये काम हमारा 100% होने वाला है। तो नहीं हो जाओगे कहीं? नहीं, बिल्कुल होने की कोई, इसके बाद भी बहुत रास्ते हैं सर, इसके बाद भी बहुत रास्ते हैं, लेकिन ये हमारा 11 तारीख का जो अनशन आंदोलन है ये हमारा बहुत पधारे हुए सभी जो हमारे वरिष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं मुख्यालय की ओर से वंदन करता हूं, नमन करता हूं और बहुत कम शब्दों में अपनी बात को आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक संदेश वाहक हूं। NSC मुख्यालय से माननीय कमांडर साहब का एक संदेश मैं आपके सामने लेके आया हूं। वो संदेश क्या है उसके बारे में आपको निवेदन करूंगा। और ये जो पद वगैरह ये तो व्यवस्था के लिए रहते हैं, भले ही मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, लेकिन जो तो व्यवस्था की बात है। तो आज के इसमें मैं क्या संदेश है माननीय कमांडर साहब का, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा। मित्रों, माननीय कमांडर साहब का संदेश यह है कि जब कोई हमारे संघर्ष हम शुरू करते हैं तो एक तो शुरुआत में हम थक जाते हैं, या फिर अंतिम छोर में जब हमारा संघर्ष अंतिम चरण में होता है तो समय थकते हैं, ये स्वाभाविक है। नंबर 1। नंबर 2 कि जहाँ जो है शक्ति बढ़ती है, बताते हैं कि जहाँ बदलाव होता है शक्ति बढ़ रही है। संगठन की बहुत बड़ी शक्ति है, मत्स्य अवतार की तरह जो है हमारा संगठन बढ़ता चला जा रहा है। तो जहाँ बदलाव वहाँ भटकाव भी होता है, इसलिए उस बात को भी हमको ध्यान रखना है कि शक्ति जो है कोई ऐसा काम ना करे जिससे हम भटक जाएं, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसके बारे में निवेदन करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी तक हम कहाँ तक चले, कहाँ तक हम पहुंचे हैं और आगे निकट भविष्य में क्या संभावनाएं बन रही हैं। माननीय कमांडर साहब का एक सिद्धांत है, शाश्वत सिद्धांत है कि जीवन जो है सौभाग्य लेके आता है, लेकिन जीवन जो है संभावना लेके आता है। एक दरवाजा हमारा कहीं बंद हो गया तो दूसरा दरवाजा कहाँ खुला हुआ है, उन संभावनाओं को देखें, उसको तलाशें और तुरंत उस संभावना का हम उपयोग कर सके। इतने दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कोई व्यक्ति अगर कोई खराब काम करता है तो हो सकता है उसके दंड से बच जाए। कैसे? कोई खराब काम किया, अशुभ काम किया, परमात्मा के सामने उसने कह दिया कि आप तो परवरदिगार हो, आप तो करुणा के सागर हो, दया के सागर हो, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं नहीं करूंगा।
तो परमात्मा का हृदय माता के समान रहता है, इसलिए माँ के रूप में उसकी उपासना करते हैं। तो हो सकता है उसको दया आगे उसने आपको छोड़ दिया, उस व्यक्ति को छोड़ दिया। न्यायालय में यही होता है। न्याय प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि वो जो न्यायालय में जो जो जिसको हम कहते हैं मूर्ति रखी गई है, जो प्रतीक है न्याय का, वो पुरुष के रूप में नहीं है, वो महिला के रूप में है। उसका न्याय प्रदान करने वाले का हृदय मातृत्व होना चाहिए। तो वहां भी हो सकता है वो कह दे कि जैसे साहब मेरी गलती हो गई, लेकिन हम आगे से ठीक रहूंगा, अच्छा काम करूंगा, तो हो सकता है वो छोड़ दिया जाए उसको। कहने का मतलब ये है कि खराब करने के बाद में, दुष्कर्म करने के बाद में एक आधे व्यक्ति को हो सकता है उसको दंड से उसको बरी कर दिया जाए, उसको दंड का परिणाम ना भुगतने पड़े, लेकिन जो सत्कर्म है उसका परिणाम हमको मिलता ही है और हमको मिलता ही रहेगा, मिलकर ही रहेगा। आप इस सूत्र को लेकर चलिए। हम लोग सब लोग जो है शुद्ध लोग हैं। हम आप में से काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी है, हम सब भाई जिसको हम कहते हैं कि हम उससे परे हैं, और हम एक विशिष्ट जिसको हम कहते हैं एक लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। वह है हमारा ईपीएस समाज का, समाज परिवर्तन का काम। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। और इसमें क्या क्या बाधाएं हैं आप सबको पता है। सीबीटी मेंबर्स का क्या रोल रहा, हमारे जो चुन के हमने प्रतिनिधि दिए हैं उनका क्या रोल है, उन्होंने कहाँ तक हमारी बात पहुंचाई, क्या किया उन्होंने, हमें न्याय दिलाने में क्यों असमर्थ रहे। हमने तो पूरी जोर शोर से अपनी आवाज को सब जगह पहुंचाया, सीबीटी मेंबर्स तक पहुंचाया, एमपीज तक पहुंचाया, मंत्रियों तक पहुंचाया, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया, राष्ट्रपति महोदय जी को वहां तक भी माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में आप सबने, हम सबने मिलकर पहुंचाने की कोशिश की। अब परिणाम की हम प्रतीक्षा में है। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये सरकार, ये हमारी सरकार है, हमने चुनी हुई सरकार है। भले ही 2-4-10 दिन आचार संहिता में रहेगा हो, लेकिन हम इस ट्रैक पे चल रहे हैं। जो हमें संकेत दिखाई दे रहे हैं वो यही संकेत है कि निश्चित रूप से आचार संहिता लगने के पहले हमारा काम 100% होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। अब इसके लिए हम क्या करें, ऐसा नहीं है कि हाथ में हाथ रख के सो जाएं क्या हम। इसके लिए माननीय कमांडर साहब ने योजना बनाई है। योजना क्या है, योजना ये है कि कॉल अटेंशन प्रोग्राम, ध्यान आकर्षण प्रोग्राम, कि अभी तक हमारा काम क्यों नहीं हुआ है, लोगों में रोष है। अभी कई भाइयों का हमने बातचीत करते हैं, कई भाई हमारे अपने खुद के जो उनके दिशा है उससे भटकने के मूड में है। वो कहते हैं कि अगर आदमी पागल हो जाए तो उसको खाना मत दो, तो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा कि मुझे भोजन चाहिए, पागल हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप। तो हम तो वृद्ध लोग हैं, तो हम अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं, इसलिए हम ना भटके। इसलिए जो है हम प्रार्थना करते हैं सरकार से कि तुरंत जो है 2-4 दिन बचे हुए हैं, अपना वचन निभाए। कहते हैं मुखिया मुख से चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल ही तुलसी सहित विवेक, सबको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को पता है। तो ये जो विषमताएं हैं कि हमारा अंशदान 1.16, एनपीएस में अंशदान 14%, कहा जा रहा है कि 2000 से आपकी योजना घाटे में चल रही है। ये जो चलाने वाले, योजना चलाने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं, उन्होंने इसको प्रॉफिट में क्यों नहीं लाया। जब हम नौकरी में थे तो हमारा अंशदान क्यों नहीं बढ़ाया। 8.33 की जगह 9.33 करते तो हम देने को तैयार थे। अब आप कह रहे हो नई योजना बन रही है, और नई योजना भैया जिसके लिए बन रही हो उसके लिए बनाओ, उसमें क्या सुधार करना हो करो, लेकिन हम लोगों को जो आपने हमें वचन दिया था 1995 में योजना बनी थी, ये पेंशन सरकारी पेंशन योजना से 10% अच्छी होगी। आप अपना वचन निभाइए। आज देखिए कि ईपीएस 95, हम आपको बता दें, मैं बताना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, आपके सबके सामने हैं, लेकिन P4 ईपीएस 95 पेंशन, इसके बारे में मित्रों कोई काम नहीं हुआ है। जब उसकी ओर ध्यान देते हैं तो हमें रोना भी आता है। अब तो रोते रोते हमारी आंखों का पानी भी सूख गया है। अब कहते नहीं, आंखें अब जो है, आंखें कहती है कि नहीं अब रोना नहीं है,
अब संघर्ष को अंतिम चरण पर पहुंचाओ, और वही संदेश हम आपके पास में लेके आए हैं। हमारे सभी ऑप्शंस खुले हुए हैं, कोई ऑप्शन हमने बंद नहीं किया है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज सब लोग समझदार हैं, उसके बारे में माननीय कमांडर साहब के जो निर्देश आएंगे उसका हम पालन करेंगे। लेकिन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से आज की सभा के माध्यम से हम लोग जो है ये कोने में पड़े हुए, हम ये भी समझ सकते हैं कि हम वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोगों के बारे में परिवार में ध्यान देने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। मालिक का ध्यान, जो मुखिया का परिवार जो मुखिया होता है उसका ध्यान कम जाता है, क्योंकि वो तो करा रहा है कोने में। छोटे बच्चे होते हैं वो अपना सिर फोड़ लेते हैं और सिर फोड़ के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। परिवार का मुखिया उनका काम कर देता है, अरे ये तो सिर फोड़ लेगा भाई, और उस बच्चे को पता रहता है कि सिर कितना फोड़ा जाए। ये भी उसे पता है कि उसको पता है कि मेरे सिर फोड़ने से मेरा जो बाप है, जो पिता है, उसको ज्यादा दुख होगा, इसलिए अपना सिर फोड़ के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देता है। जो बच्चे बड़े रहते हैं, तरुण रहते हैं, वो अपने परिवार के मुखिया को, अपने पिता को आंखें दिखा देते हैं। लेकिन हमारे पास में क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आंदोलन की वजह से हमारे पास में जो वृद्ध लोग हैं वो भी तरुणाई में हैं, वो भी यार सिर फोड़ने के लिए तैयार है, वो सरकार को आंख दिखाने के लिए तैयार है। और हमारे जैसे जो वृद्ध लोग हैं वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, वो कराए के अपनी आवाज माननीय प्रधानमंत्री तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे, भले ही 2 दिन रहे हो। वो कहते हैं एक घड़ी आधी में पलियाद, अरे आधी घड़ी में कुछ हो सकता है। परमात्मा जो है किससे क्या काम कराना है, ये सिस्टम है, सिस्टम को हम परमात्मा मानते हैं, और सिस्टम जब परमात्मा है तो निश्चित रूप से हमें न्याय प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, हमें निराश, उदास, हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपने अभी देखा, हम आपसे कह रहे थे कि मुखिया मुख से चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल जन तुलसी सहित विवेक। क्यों कर रहे थे? हमको ज्ञान दे रहे हैं क्या? ज्ञान बांट रहे हैं क्या? ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। लेकिन अब ये 2-4 दिन के अंदर जो घटनाएं घटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको ध्यान दिया। आपने देखा होगा केंद्रीय कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ा दिया गया, ग्रेच्युटी बढ़ा दी गई, 25 लाख तक ग्रेच्युटी कर दी गई है, एचआरए बढ़ा दिया गया। और हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है एमएससीबी में अभी जो है देवेंद्र फडणवीस जी ने, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने 15% जो है बेसिक में वृद्धि कर दी है। इसके बाद में जो फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह मिलते थे, अलाउंसेज उनको डबल कर दिया है। माननीय मोदी जी ने अभी, मैं तो अभी पढ़ रहा था, हमारे बहुगुणा साहब ने बताया, साहब बोले बैंक के कर्मचारियों की 70% पेमेंट बढ़ गई है। तो ये सभी अच्छी घटनाएं घटित हो रही है, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में प्रधानमंत्री जी विचार करें, और उन्होंने दिए हुई डबल गारंटी है उसको कृपा करके पूरा करें, जिसके हम वृद्ध लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाए और हमें दिखे कि सही में राम राज आ चुका है। जिनका काम हो रहा है सबको लग रहा है कि राम राज आ चुका है। हमें भी संकेत दिखाई दे रहे हैं, ये सब संकेत हैं, शुभ संकेत हैं। हेमा मालिनी जी लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं हम आपका काम करवाएंगे, चिंता मत करो। सीबीटी मेंबर्स जो बोलने को तैयार नहीं थे, अभी कुछ सीबीटी मेंबर मैंने देखा, गिरीश चंद्र यार जी कल परसों वो जाके जोशी साहब जो है इनको मिले, निर्मला सीतारामन जी को मिले। जो बीएमएस जो है अभी तक चुपचाप रहती थी, वो भी अभी जो है, जिसको हम कहते हैं कि वो भी अभी जो है सक्रिय हो गए हैं, उनको भी लग रहा है। बहुगुणा साहब वगैरह हम लोग सभी सीबीटी मेंबर्स को मिले, सबको बताया कि साहब जो है अब तो करवाइए कुछ। तो ये भी अपने, चाहे वो जो है सीबीटी मेंबर हमारे हरेंद्रमय पांड्या हो, या गिरीश चंद्र यारी हो, या फिर जो है सुनकारी मल्लेशम हो, इसके, या फिर जो है हरभजन सिंह सिद्धू जी हो, या कराऊ मलयीन हो, इसके बाद में और जो बाहर के लोग हैं वो सबको मिल चुके हैं। इसके बाद में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको पता होगा, एक साइकिल है। आप लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा, आपने देखा होगा कि माननीय हेमा जी, उन्होंने जो है बीच में आई, उनकी अगुवाई की उन्होंने, और जो है ये ठहराया गया कि श्रम सचिव महोदया जब तक हैं तब तक इनका कुछ अच्छा हो जाए। वो भी कोशिश की गई, यह भी कोशिश की गई कि तुरंत जो है ईपीएफओ प्रस्ताव भेजे। तो पता चला है कि ईपीएफओ ने 2 प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को भेजे हुए हैं। 29 तारीख को कमांडर साहब मिले थे, हम लोग भी साथ में थे, वहां बताया गया कि आपके दोनों प्रस्ताव यहाँ आ चुके हैं और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब कब की जाएगी
29 तारीख को मैडम का भले ही रिटायरमेंट हो गया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं वो कह के गए मैं आपके साथ हूँ। भले ही रिटायरमेंट हो चुका है मेरा, लेकिन मैं संपर्क में रहूंगी। आपके लिए जो भी यथासंभव मदद है, वो आरती आहूजा मैडम ने उसी दिन बताया 29 तारीख को, ऐसे हाथ करके रख के बताया कि मैं आपके साथ हूँ। आपने फोटो भी देखा होगा। हम कह सकते हैं कि श्रम सचिव को ऐसा फोटो रखो, ऐसा फोटो निकालो, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा हाथ रख के कहा कि ठीक है मैं आपके साथ हूँ और जो भी सहयोग मुझसे हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगी। ये भी अच्छा संकेत है। अब ये जो प्रस्ताव यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से जाएगा वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय में माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सभी जो है टीवी सोमनाथन जी से मिल चुके हैं। उनको याद दिलाया गया कि सर जो हमारा प्रस्ताव था 8 फरवरी 2022 को आपने देखा था, त्रिपक्षीय वार्ता की थी। आपने कहा था कि यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है। इतना अच्छा प्रस्ताव तो हमारे कविश डांगे जी ने जो बनाया था, जो हमारे लीगल चीफ एडवाइजर हैं, नेशनल लीगल चीफ एडवाइजर, उन्होंने कहा था कि डांगे साहब इतना अच्छा प्रस्ताव बनाया आपने, ये तो हमारे यहाँ IAS अधिकारी बना नहीं सकते हैं। आपने प्रशंसा की थी। कमांडर साहब ने याद दिलाया तो उन्होंने कहा मुझे याद है, इसमें स्कोप है, पॉसिबिलिटी है। मैंने सब कहा था, यह भी सत्य है, लेकिन अभी तक सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। मैं मेरी ओर से यथासंभव जो कुछ हो सकेगा वो मैं आपको मदद करूंगा। माननीय कमांडर साहब ने उनसे ये भी कहा कि आप ही वही व्यक्ति हैं, क्योंकि आप सचिव जिसको हम कहते हैं वित्त भी हैं और एक्सपेंडिचर के सचिव आप ही हैं, तो आप ही प्रधानमंत्री को बताइए। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कह दिया कि मैं निश्चित रूप से आपकी जो भी यथासंभव मदद होगी वो करूंगा। कहने का मतलब कि जो भी दरवाजे थे वो सब दरवाजे माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में उसको नॉक किया गया, खोला गया, बताया गया। अब हमें जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से उसके क्रियान्वयन की अपेक्षा है और इसीलिए उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए हमको अपनी ताकत दिखाने के लिए आंदोलन नहीं करना। आपको बता दें, हमने 8 साल की आंदोलन का हम तिलांजलि नहीं दे सकते हैं। NSC की मजबूत इतनी दीवार खड़ी है, इस न्यू में हजारों लोग मर के चले गए, हजारों लोग उनके जो है बड़े बड़े पत्थर के रूप में वो वहां विद्यमान है और बैठे हुए हैं, उनका आधार है। तो हम जो है ये 8 साल की मेहनत, इसके ऊपर बिल्कुल तिलांजलि नहीं दी जाएगी। आप सबका हित सर्वोपरि है। कमांडर साहब ने कहा है कि आप अपने दिल्ली के भाइयों को जाके बताइए, उनको कहिए अंतिम चरण है संघर्ष का और कुछ भी हो जल्दी हो सकता है। इसलिए हमें पूरी ताकत लगा के जो हमारा 11 तारीख का आंदोलन है उसको हमको सफल बनाना है पूरे भारतवर्ष में। माननीय राजीव जी ने, बहुगुणा साहब ने व्यवस्था की है कि उस प्रोग्राम का सोशल मीडिया के द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया जाए। वो भी कोशिश चल रही है जिससे जल्दी से जल्दी हमारी आवाज वहां तक पहुंचे, वो भी कोशिश चालू है। 138 40 जो भी EPFO के कार्यालय है, सब जगह हम पहले ही नोटिस कमांडर साहब के द्वारा दी जा चुकी है कि हम लोग वहां आंदोलन करेंगे, आपके यहाँ धरना करेंगे, अनशन करेंगे, अपनी भावनाओं को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमारी भावनाओं को आपकी सिफारिश सहित तुरंत जो है सरकार के पास में पहुंचाया जाए। दूसरा आंदोलन उसी तारीख को, जहां जहां EPFO ऑफिस नहीं है वहां उसी तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने वहां भी अनशन किया जाएगा। अनशन का एक विशेष महत्व है। अनशन का वो महत्व है कि हमारी आवाज उस परवरदिगार परमात्मा तक, भगवान बुद्ध तक पहुंचती है, वाहिगुरु तक पहुंचती है। इसलिए हम अनशन भी करेंगे उस दिन और ये हमारा आंदोलन को किसी भी हालत में सफल करके अपनी मांगों को मंजूर करवाना है। अब आप कहेंगे कि भाई कौन से प्रस्ताव दिए आपने? प्रस्ताव तो हमारे पहले से ही थे। एक प्रस्ताव नया केवल उसमें यह कहा गया है कि कम से कम 5,000 रुपये हमको एडिशनल, जिसको हम कहते हैं रिलीफ, या जिसको कहते हैं कि तुरंत जो है हमको इंटीरियम रिलीफ हर महीने अंतरिम राहत तुरंत प्रदान की जाए। माननीय कमांडर साहब ने स्पष्ट रूप से बताया कि 5,000 रुपये हर पेंशन भाई के बारे में जोड़ दिया जाए उसको। और यह भी कहा गया है, वहां पता चला कि भाई DA का नहीं हो सकता है, तो कमांडर साहब ने दूसरा ये भी पहले से प्रस्ताव दिए हुए हैं। ये कोई नए प्रस्ताव नहीं है, केवल इंटीरियम राहत के बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं कहा था। वहां ये भी बताया गया है कि अगर आप DA नहीं दे सकते हैं, आपके स्कीम में प्रावधान नहीं है, तो DA की जो रकम है वो इसमें जोड़ दी जाए। जो मूल पेंशन की रकम है 7,500 रुपये, उसमें DA की रकम जोड़ दी जाए। ये भी सुझाव दिया गया है
कि हायर पेंशन के बारे में जो आपको फंड लगता है वो आप अलग से वित्त मंत्रालय से मांगिए, जिससे कि आपके ऊपर भार ना पड़े। ये भी प्रस्ताव दिया गया है, ये भी बता दिया गया है। कुछ भाई कहते हैं कम्यूटेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है। हमारी मुख्य 4 मांगे हैं, लेकिन 4 मांगों के साथ में उसकी हमारी जो कम्यूटेशन की मांग है, जो आरओसी बंद कर दिया गया है, कम्यूटेशन तो हो गया, हम शब्द जो है गलत यूज कर गए। जो पूंजी की वापसी की मांग है वो हमारी कायम है कि हमको पूंजी की वापसी दी जाए। 60 महीने का एवरेज 12 महीने पे किया जाए, क्योंकि आप प्रो रेटा बेसिस वगैरह ये गलत शब्द उसमें यूज किया गया है, इसका यूज ना किया जाए। प्रो रेटा बेसिस का पेंशन से कोई संबंध नहीं है। हमारे डांगे साहब ने बहुत अच्छा पत्र लिखा था, वो हम दे चुके हैं। बुक एडजस्टमेंट के बारे में जो है पत्र दिया जा चुका है। कहने का मतलब ये है कि हमारी और भी अन्य जो मांगे हैं, जिस प्रकार से स्कीम अच्छी थी और स्कीम में अच्छे प्रावधान नहीं थे, वो सभी बातें माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में ये सभी जगह प्रस्तुतिकरण उसका हो चुका है। अभी जो है हम बस ये प्रार्थना करते हैं, सिस्टम से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी आवाज़ सुने। अगर सिस्टम है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो सिस्टम है। तो निश्चित रूप से हमें तो पूरा विश्वास है, ये 2-3 दिन जो रहे हुए हैं उसमें माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सभी पूरी ताकत लगाएं, जिससे हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचे, प्रधानमंत्री जी उसको क्रियान्वयन करें। अब कोई समझाने बुझाने वाली बात नहीं रह गई है। और ये भी माननीय श्रम मंत्री जी महोदय को, जो हमारे लिए बहुत आदरणीय है, परम आदरणीय है, उन्होंने कई बार आश्वासन दिया। हिंगोली आए थे तो हमने उनसे सीधा कहा, आपको बता दें, वो भी हम छुपाना नहीं चाहते कि सर हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हमारी ताकत बहुत बड़ी है। जहां आपकी गाड़ी फंस जाएगी वहां हम पत्थर के रूप में आपकी गाड़ी के नीचे लगेंगे, आपकी गाड़ी निकाल देंगे, यहां तक कहा गया है। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा था कि मुझे पता है। कहने का मतलब कि श्रम मंत्री जी, उनसे भी हमें उम्मीद है कि हमारी जो है अब समझाने बुझाने की कोई बात नहीं है। हमको शब्दों के जाल में, आंकड़ों के जाल में ना फंसाया जाए। अब जो है रामायण बननी चाहिए। हम नहीं चाहते कि महाभारत बने। अगर हम एक दूसरे को ना समझे तो महाभारत होती है। एक दूसरे को समझ ले, अपनी गलती करेक्ट कर ले, तो फिर रामायण होती है। भगवान राम का राज्यवंश हो चुका है, सबको पता है। तो जिस प्रकार से सबके जीवन में राम राज जा रहा है, जो हमने अभी 2-4 निर्णय जो किए गए हैं राम राज्य के निर्णय हैं। एक निर्णय हमारा EPS 95 का कर दिया जाए। और एक बात और है, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हम अकेले ही है, हमारे साथ में हमारे राम भी बैठा हुआ है। अगर हमको तकलीफ दी जाएगी तो हमारे अंदर बैठे हुए राम को भी तकलीफ होगी। अगर आप अध्यात्म को मानते हैं तो हमारे बैठे हुए अंदर के जो राम है उनको कृपा करके तकलीफ ना दी जाए, हमारी मांगे तुरंत मंजूर की जाए। ये पेंशन फंड से की जा सकती है। केवल एक जिसको हम कहते हैं कि राज की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम जो है अपने आंदोलन के माध्यम से, जहां तक हेमा मालिनी जी के माध्यम से और सांसद महोदय के माध्यम से और जो CBT मेंबर सभी 2 दिन से काम में लग गए हैं, इनके माध्यम से और पूरा दबाव बनाते हुए अपनी मांगों को मंजूर करवाने में माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हम सफल होंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। आप इसमें बिल्कुल शंका कुशंका मत कीजिए, आपका हित सर्वोपरि है।